मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास का मैथ का सवाल को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है। और अगर आप बढ़िया से जहाँ भी ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे होंगे 10th क्लास का, अगर आप वहाँ बढ़िया से पढ़े होंगे तो हो सकता है आपको इसमें दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ विद्यार्थी को समझ नहीं आता है तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। और आप जिसको समझ नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव मैथ का, आप यहाँ से अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। चूँकि विद्यार्थी लोग, ये मेरा पहला वीडियो है, तो जो भी दिक्कत आ रहा होगा वीडियो क्वालिटी में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगर हो सके मेरे बताने का तरीका या फिर बताने में जो दिक्कत परेशानी हो रहा है, जो आपको समझ नहीं आया हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर किया जाए। तो विद्यार्थी, आज आपके लिए मैं टारगेट ऑब्जेक्टिव का एकदम शुरू से एकदम चालू करेंगे हम। और आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ बनाएंगे। वो जो थ्योरी है, आप जहाँ भी पढ़ते हैं कोचिंग ट्यूशन, वहाँ ज़रूर पढ़ाया गया होगा। तो हम यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के 10th क्लास के 50 नंबर का वो विषय है। मैथ में 100 नंबर का होता है परीक्षा, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। तो 50 नंबर यहाँ से पक्का है आपका। तो आप बढ़िया से अगर मैथ पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो 50 नंबर आराम से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है विद्यार्थी, आपके पास एक टारगेट का बुक होना चाहिए, जो कि जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे पास भी है और आपके पास भी होना चाहिए। आप उसको लेके सामने बैठिए और कॉपी और किताब सामने खोल के बैठिए, पेन ले लीजिए और उसको जो भी हो रहा है दिक्कत, उसको लिखिए, समझिए और पढ़िए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या से। ये सीरीज एकदम जब तक मैथ ख़त्म नहीं हो जा रहा है तब तक हम चलाएंगे आपके लिए, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट ना रहे। देखिए, टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, आप भी एक ऐसा किताब लेके, जो कि मार्केट में मिल जाता है, वहाँ बैठिए। नहीं तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थी। पहला चैप्टर का हम लोग का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए, पहला सवाल इसका कह रहा है कि सह आभाज्य संख्याओं का मसौ क्या होता है। तो सह आभाज्य संख्याओं का मसौ विद्यार्थी एक होता है। लेकिन आप कहेंगे कैसे सर एक होता है, तो इसके लिए विद्यार्थी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सह आभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो देखिए, वैसी संख्याएं जिनका मसौ एक हो, सह आभाज्य संख्या कहलाता है। ये हमेशा दो गो होता है, पेयर में होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहले तो इसका आंसर एक होगा। आप देख लीजिए किताब में जो भी ऑप्शन है एक मार दीजिएगा वहाँ पे। सह आभाज्य संख्या का आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहेंगे 2 3। अगर ये 2 3 का आप HCF निकालेंगे ना, तो उसका एक आएगा। ऐसे ढेर संख्याएं हैं, जैसे 5 और 3 भी कह सकते हैं। एक आना चाहिए HCF। 7 और 2 ले लीजिए, इसका भी आपका HCF एक आएगा। ये आपका सह आभाज्य संख्या कहलाएगा विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसौ 19 है, तो लसौ क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर सूत्र है, A गुणे B बराबर, देखिए A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। तो सवाल में साफ साफ कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, तो लिख दीजिए LCM आपसे पूछ रहा है और HCF दिया है आपको 19। ठीक है, तो यहाँ देखिए बराबर में ऊपर कट जाता है, तो ये 19 से कटेगा विद्यार्थी। आप कटा सकते हैं 114 बार में। तो आपका 114 जिस भी ऑप्शन में है उसको आप सही कर लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि A बराबर 2 के पावर 3, 5 एगो है और 3 एगो है। और उसी के जस्ट नीचे आप लिखिए B का मान दिया है 2 के पावर 4 और 5 गुने 7। अब देखो, ये आप लोगों से पूछ दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ से ये सवाल कर दिया है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM आप पढ़े होंगे, तो आप उसको जानकारी आपको बताया गया होगा कि उस समय LCM निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है,
कि दोनों पेयर में से वो संख्या लिया जाता है जो दोनों में हो चाहे नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी हो। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 4 यहाँ ज़्यादा है तो हम लेंगे 2 के पावर 4। अब यहाँ 5 दोनों में है तो एगो 5 लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एगो यहाँ भी एगो है तो एगो 5 लेंगे। देखिए यहाँ 7 लेंगे और यहाँ पे 3 भी ले लेंगे। एलसीएम में ये होता है कि चाहे मिले या फिर ना मिले, आपको सब लेना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि बड़ा नंबर लें, और जो आपके गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है इसको आंसर आना चाहिए 1680। हाँ 1680 ही आएगा। आप इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा विद्यार्थी। ये 2 के पावर 4 का मतलब 2 4 बार गुना होगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे करके 4 बार गुना होगा। बाकी 5 में, 7 में, 3 में करिएगा तो 1680 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। तब तक आप लोग ये उतारिए और समझिए। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक बाइक के साफ कैसे हो गया, तो हम उसको पॉज करके इसको साफ़ किए हैं। चलिए देखिए, 4 नंबर सवाल है। कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखो ऑप्शन में आप देखिएगा, यहाँ 4m + 2 है, 4m + 4 है, 4m + 1 है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं 4m को पहले छोड़ दीजिए, साइड में रखिए। अंत में देखिए क्या है, तो 2 सम है ऑप्शन नंबर ए में, और बी नंबर में 4 भी सम है, और सी नंबर में 1 भी सम है। तो यहाँ पे आप जाइएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 4m + 1 आपका आंसर होना चाहिए। 5वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको ये समझना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी के सारे विद्यार्थी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे और भी हो सकता है, 11 है, 13 है, ये जितना भी हम लिखे हैं ये केवल 1 से कट सकता है और खुद अपने आप से कट सकता है, और किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। इसे ही हम अभाज्य कहेंगे। तो आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन में ए में है 27, जो असही नहीं होगा। 27 3 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 जो है अभाज्य संख्या है। तो 5वां का आंसर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर न आए। मतलब आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या सर, जो रूट में अभाज्य संख्या जब आ जाता है तब वो अपरिमेय बनता है, क्योंकि अभाज्य का कोई गुणनखंड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि रूट में ये 17 है और 17 किसी का गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। 7 कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, 144 को आप तोड़िए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 144 को आप तोड़िए, और 2 का घातांक मतलब 2 कौ बार आ रहा है। तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर यहाँ करिए 2 3 6, 2 6 12, फिर आधा करते चलिए 18, फिर 9, फिर आएगा 3 3। तो हमें तो 2 से मतलब है, तो 2 कब है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। तो 4 हमारा आंसर होगा विद्यार्थी, इसमें हमारा 4 आंसर होगा। तो देख लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन नंबर है 4 टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब कह रहा है 7 हम लोग देख लिए, 8 देखिए। 8 में कह रहा है विद्यार्थी कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो वही बात है, जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय है, और जो रूट से बाहर नहीं आए वो अपरिमेय है। तो पहला ऑप्शन में रूट से बाहर आ जाएगा 1/144, 44 12 का वर्ग होता है, तो बाहर आ जाएगा 50। देखिए 50 आप क्या करिएगा कि 50 यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप समझिए कि पहला ऑप्शन जो 1/144 है ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा।
ये आपका अच्छा पूछ रहा है कौन परिमेय होगा, तो यहाँ पे परिमेय यही होगा विद्यार्थी, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जा रहा है, परिमेय यही होगा। बाकी का ऑप्शन में आप देखेंगे तो रूट से नहीं आ पाएगा। जैसे ऑप्शन में है 50/500, तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। 32 रूट से बाहर नहीं आएगा। डी में खुद रूट 5 है, वही बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा। सवाल नंबर 9 समझिए। 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। वही बात है अभी यहाँ हम बताए हैं, जिसका कोई भी गुणनखंड ना हो वो अभाज्य है। तो इसमें से आपको हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि 41 है, ये अभाज्य संख्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो विद्यार्थी यह एक आप लोग पढ़े होंगे कि हर के अगर गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होता है। तो यहाँ सवाल हमारा अशांत से ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, क्योंकि 39/343 है। सॉरी विद्यार्थी 243 है। यहाँ पे 2, 5 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 2, 5 जब आता है ना तो गुणा होता है तो 0 जरूर लास्ट में बनाता है। तो यहाँ पे 2, 5 नहीं है, इसलिए मेरा आंसर है 11। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आप जान लीजिए एक अशून्य परिमेय कहने का मतलब है कि 0 को छोड़ा के कोनो एक लीजिए परिमेय संख्या। तो चलिए √2 ये तो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे अशून्य क्या कह रहा है, अशून्य। फिर से सवाल देखते हैं, एक अशून्य परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पे ले लीजिए, चलिए 4 हम मानते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो ये क्या कह रहा है, अपरिमेय का गुणनफल। तो कोई अपरिमेय संख्या ले लो, तो अपरिमेय संख्या ले लो, तो √2 हम ले लिए, दोनों को आप गुणा करिएगा तो 4√2 मिलेगा। चूँकि ये भी एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय ही होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो गंदा मतलब कीचड़ होता है उसमें आप कितनों साफ पानी मिलाइएगा वो गंदा ही कहलाएगा। तो अपरिमेय ऐसा संख्या है, चाहे उसमें आप परिमेय जोड़िए, परिमेय घटाइए या परिमेय गुणा करिए, वो बनाएगा लास्ट में अपरिमेय ही। तो यहाँ पे आप गुणा परिमेय से अपरिमेय कर रहे हैं तो अपरिमेय ही बना। आप ये बात याद रखेंगे। सवाल नंबर 12 समझते हैं। 12 में कह रहा है कि f(x) बराबर इतना है तो f(1) का मान बताइए। तो कुछ नहीं विद्यार्थी, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आप रख दीजिए। जैसे ये सवाल आप लोग देख रहे होंगे अपने किताब में, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। 1 का क्यूब 5 और 1 का यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस में 2। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। देखिए 2, 2, 4, 1, 5 प्लस वाला एक जगह, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो 2, 2, 4, 1, 5, 5 में से 5 घटा 0, ये हम लोग का इसका 0 आंसर आएगा। तो जो भी आपका ऑप्शन नंबर है आप उसको टिक कर सकते हैं 0। अब देखिए सवाल नंबर, ये विद्यार्थी 14 था, ठीक है 14 था, सॉरी नहीं देखें हम। अब 11 के बाद 12 आना चाहिए था, लेकिन हम 14 बता दिए। तो 12 यहाँ देख लीजिए, क्योंकि आज ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे महसूस हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा और इसको समझिए। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा। तो कोई बात नहीं, निकाल दीजिए। 45 और 60 का मौसम पूछ रहा है ना, तो इसको तोड़िए। 45 को तोड़ेंगे अभाज्य के रूप में, तो 3 5 इसको 3 से तोड़िएगा तो 15 मिलेगा, और फिर 3 से तोड़िएगा फिर 5 मिलेगा, तो 5 × 15 = 45। इसको तोड़िए 2 से तो 20 मिलेगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, फिर 2 से तो 5 मिलेगा, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 से भी हो रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, नहीं गड़बड़ हुआ है। फिर से 2 से तोड़िएगा तो 30 मिलेगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 15 मिलेगा। यहाँ आप 3 से तोड़िए तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब HCF पूछा है विद्यार्थी, तो HCF में क्या होता है कि जो कॉमन रहता है सब में उसी को लिया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे 5 एगो है, यहाँ भी 5 एगो है, तो यहाँ 5 पहले एगो लेंगे,
यहाँ 3 2 गो है, लेकिन यहाँ 3 एक है, तो हम एक को लेंगे क्योंकि हमें कॉमन चाहिए। तो यहाँ 1 3 है, यहाँ भले 2 3 है लेकिन 1 3 लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 आई 15। 2 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा क्योंकि विद्यार्थी ऊपर में 2 है, ये नहीं है। तो ध्यान रखेंगे HCF में कॉमन लिया जाता है, जो दोनों में रहेगा वही लेंगे। तो हो सकता है इसका आंसर 15 आए। तो आप देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो भी हो इसका आंसर 15 आएगा। आप इसको समझिए विद्यार्थी। आइए विद्यार्थी, 12 तक आपको बता दिए थे। अब हम लोग सवाल नंबर 13 पे चलेंगे। 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि बताइए पाई/3 क्या है। पाई/3